ये अभी ये एक बात कही जा रही है और उसकी तरफ आप भी इशारा करते रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर होता कि एक इंडिया गठबंधन का दस्तावेज बनता, उनकी तरफ से वायदों का एक समूह आता, जनता को आकर्षित करने की कोशिश करते। ऐसा तो नहीं हुआ, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, हो सकता है अलग-अलग दल अपना टुकड़ों में जारी करे। तो क्या एक मौका जिसमें वो दिखा सकते थे कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, उसको उन्होंने खो दिया और अलग-अलग दल अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे और बस चुनावी गठबंधन साथ है, ऐसा लग रहा है। क्या ये बात आकलन सही है? पहली बात उन्होंने कहा कि बोलता हिंदुस्तान को इसलिए ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि उसने संजय सिंह का इंटरव्यू दिखाया था। तो अब संजय सिंह का आज इंटरव्यू न भारत टाइम्स में हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है विस्तार से, इंडियन एक्सप्रेस में विस्तार से इंटरव्यू छपा है, पहले पन्ने से अंदर तक इंटरव्यू छपा है संजय सिंह का। तो संजय सिंह का इंटरव्यू तो कई जो कमर्शियल टीवी चैनल्स हैं, खबरिया चैनल हैं, उनके ऊपर भी लगातार आ रहा है। तो क्या भारत सरकार उन्हें भी ब्लॉक करने की कार्रवाई करेगी? क्या उनको भी सेंसर करने की कार्रवाई करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने संजय सिंह पे आरोप लगाया है कि वो जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये तो खैर कानूनी मसला है, अदालत तय करेगी कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हो गई है। वो एक शिकायती टट्टू हो गए हैं उनके कार्यकर्ता। वो बात बात पर सरकार से शिकायत करते हैं, पुलिस में एफआई यानी वो मानते हैं कि उनकी राजनीति पुलिस के जरिए चलेगी, उनकी राजनीति कानूनी शिकायतों के जरिए चलेगी, उनकी राजनीति अदालतों में विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ याचिकाएं दायर करने से चलेगी। छात्र विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद की भूमिका तो बिल्कुल एक तरह से मुखबिर की भूमिका हो गई है। वो तो केवल मानव संसाधन मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय को शिकायत करने का ही काम करते हैं। तो एक तो ये पहलू है जिसमें देखना चाहिए कि संजय सिंह का इंटरव्यू चलाने से आपने सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया, लेकिन क्या आप हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? क्या आप उन व्यापारिक जो खबरिया चैनल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने संजय सिंह का इंटरव्यू प्रसारित किया है? पहली बात। अब दूसरी बात आइए, संजय सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में एक बहुत खास बात कही, सीधी हम लोगों की चर्चा से जुड़ती है। संजय सिंह ने कहा है कि विपक्ष को एक साझा कार्यक्रम चाहिए। संजय सिंह ने कहा है कि विपक्ष, और ये वो बात है, मुझे इसलिए ये बात तुरंत समझ में आई। इस बात को मैं अभी से नहीं, मैं पिछले 1 वर्ष से लगातार कह रहा हूं, विपक्ष को एक साझा कार्यक्रम चाहिए और कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में वो साझा कार्यक्रम बनने के बहुत से गुण हैं। मैं तो ये मानता हूं कि इसमें 99% घोषणा पत्र जो है वो गैर भाजपा विपक्ष की हर पार्टी का घोषणा पत्र बन सकता है। इसमें अगर कुछ क्षेत्रीय दलों को जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उनकी जो स्पेसिफिक, उनकी जो विशिष्ट मांगे हैं, उनको और जोड़ दिया जाए, बाकी ये पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन का न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन सकता है। कांग्रेस ने जो सबसे बड़ी गलती की, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी खामी साबित होगी चुनाव नतीजों के बाद में, अगर विपक्ष को अफसोस कर रहे हैं, विपक्ष अगर चुनाव नतीजों के लिए अफसोस करने के लिए अपशब्द है, तो उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि आपने इंडिया गठबंधन का न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बनाया, और वो साझा कार्यक्रम बनाने की सारी सामग्री आपके पास थी। आपको केवल एक पहलकदमी लेनी थी। सब लोग जब बैठे थे वहां एक साझा कार्यक्रम पेश कर देना चाहिए था, ताकि वहीं लोग विचार करके उसके ऊपर अपनी अपनी राय देकर उसको वहां पास कर देते। और आज मैं समझता हूं बिल्कुल दूसरी स्थिति होती। देखिए, चुनाव शुरू हो चुका है, बिल्कुल शुरुआती दौर है, और इस दौर में कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी के साथ में इस चुनाव को जीत लेगी। भारतीय जनता पार्टी आगे है, नरेंद्र मोदी के बराबर की शख्सियत विपक्ष के पास नहीं है, और लोग, आम मतदाता लोकसभा के चुनाव में राजनीतिक स्थिरता के बारे में सोचते हैं। उनके दिमाग में एक सवाल होता है कि कौन सी पार्टी इस देश को राजनीतिक स्थिरता दे पाएगी। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का हाथ विपक्ष के हाथ से ज्यादा भारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ये तो इसीलिए है ना कि विपक्ष ने अपना तंबू भाजपा के तंबू के मुकाबले ठीक से नहीं गाड़ा। विपक्षी एकता है, उतनी नहीं है जितनी हमें उम्मीद थी। विपक्षी एकता है, अनुपस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है, और उसकी अव्यवस्था साफ दिखाई पड़ रही है। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियां जो है अपने उम्मीदवारों को बार बार बदल रही हैं। भाजपा ही बदलती है, लेकिन वो कहीं कहीं बदलती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां ये काम ज्यादा कर रही हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी अंदर से कहीं ना कहीं विचलित है।
अभी एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण चुनाव के बाजार में गर्म है, जिसमें तकरीबन 225 के करीब ये 214-15 सीटें ही केवल भारतीय जनता पार्टी को दी गई हैं। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान कई प्रदेशों में दिखाया गया है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर भाजपा उस सर्वे के मुताबिक नुकसान में है। लेकिन इस तरह के सर्वे संदिग्ध होते हैं, हमें नहीं पता होता कि भाई इस सर्वे को करने के मानक क्या हैं, क्या उसका सैंपल हुआ, किन लोगों से पूछा गया, किस तारीख से किस तारीख के बीच में क्या गया, क्या उसकी प्रश्नावली है, ये सब हमें नहीं पता है। इसलिए इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस तरह की चीजें चुनाव के बाजार में गर्म है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत सारे प्रदेश हैं जहां उसे एक विश्वसनीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और जहां तक ये सवाल है कि भाई आपने इसको कह दिया कि हर पेज में इसमें भारत विभाजन की बू आती है, तो आपको बू आती रहे, आपकी नाक जो है वो बदबू सूंघने की आदी है, तो आप सूंघते रहिए उसमें। मेरा मानना यह है कि ये मुद्दतों बाद, मैं कह रहा हूं 1990 के बाद जब भारत में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी और जो कांग्रेस सरकार ने ही शुरुआत की थी, उसके बाद पहली बार केंद्र में सत्ता की दावेदार एक पार्टी ने, जो देश के ऊपर 60 साल हुकूमत कर चुकी है, उसने कहा है कि हमने ये वायदे किए हैं और इन वायदों को पूरा करने के लिए हम एक नव संकल्प इकोनॉमिक पॉलिसी लाएंगे। यानी पहली बार आर्थिक नीति में तब्दीली करने की बात कही गई है। कांग्रेस जानती है कि वो इन वायदों को पूरा ही नहीं कर सकती अगर आर्थिक नीति में तब्दीली नहीं करेगी। अगर आर्थिक नीति वैसी ही चलती रही जैसी उसने खुद बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी ने जारी रखी है, तो इनमें से कोई वायदा पूरा नहीं हो पाएगा। न 30 लाख नौकरियां मिल पाएंगी, न स्त्रियों को, गरीब स्त्रियों को 1 लाख रुपया साल मिल पाएगा, न ही अप्रेंटिसशिप के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरा, इस घोषणा पत्र की सबसे बड़ी खास बात है कि हमारे लोकतंत्र में जो विकृतियां आ गई हैं, लोकतंत्र सत्ता पक्ष विपक्ष द्वारा मिलकर चलाया जाता है। सत्ता, वो मुख्य तौर पर सत्ता का ताबेदार नहीं होता है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र को सत्ता का ताबेदार बना दिया गया है और इसको सत्ता का ताबेदार बनाने में कांग्रेस की भी भूमिका है। इंदिरा गांधी के जमाने से कांग्रेस में वो प्रक्रियाएं चलती रही जिससे लोकतंत्र सत्ता का ताबेदार हो गया और नरेंद्र मोदी ने उसको चरम तक पहुंचा दिया। कांग्रेस ने पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में, लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज में, सदन में, पार्टियों में दल बदल के सवाल पर, इन सब सवालों के ऊपर बहुत ही सकारात्मक किस्म के वायदे किए हैं और कहा कि हम आएंगे तो इन चीजों को दुरुस्त करेंगे। इसलिए एक बेहतरीन घोषणा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देने के लिए फिक्रेबाजी और लफाजी छोड़कर इसके मुकाबले का घोषणा पत्र पेश करना होगा। देखिए, ये चुनाव घोषणा पत्र केंद्रित होने जा रहा है। मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि आनंद जी इसके ऊपर कुछ कहें। ये चुनाव पिछले चुनाव की तरह पुलवामा और बालाकोट स्ट्राइक का साया इसके ऊपर नहीं है। इस चुनाव में भारत के प्रबुद्ध मतदाता, जिनकी संख्या 15 से 20-25% तक होती है, हर निर्वाचन क्षेत्र में उनकी संख्या अलग अलग होती है, वे घोषणा पत्रों पर और वायदों पर और सरकार के गवर्नेंस वाले परफॉर्मेंस के ऊपर गौर करके वोट करेंगे। ये घोषणा पत्र केंद्रित चुनाव होने के लिए जा रहा है। ये बात सही है कि जब दो पार्टियां एक से वायदे करती हैं थोड़े बहुत फर्क के साथ में, तो फिर जनता ये निर्णय करती है कि वो किसके वायदे पर भरोसा करेंगे। तो हो सकता है कि उसमें वो भरोसा करने में विपक्ष इसलिए पीछे छूट जाए क्योंकि विपक्ष चुनाव जीतने का माहौल विपक्ष ने अपने लिए अभी तक नहीं बनाया है। लेकिन अभी चुनाव की शुरुआत है, कुछ भी हो सकता है बीच में। आप आनंद जी, अभय जी की बात पे टिप्पणी करेंगे, लेकिन मैं एक सवाल भी जोड़ देना चाहूंगा इस पर कि क्या जो संजय सिंह जेल से रिहा हुए हैं, वो विपक्ष की राजनीति के हिसाब से या आम आदमी पार्टी की राजनीति के हिसाब से एक बहुत टर्निंग पॉइंट जैसा कदम है, या फिर इसे हम एक सामान्य से कदम के रूप में देखें जिसका कि बहुत जो नैरेटिव बन चुका है दिल्ली में भी और अन्य जगहों पर, उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप इसको कैसे देखते हैं? तो मैं संजय सिंह पे बाद में आऊं, पहले मैं एक दो चीजें इसलिए कह दूं क्योंकि मोदी जी क्या क्या कह रहे हैं। मोदी जी ने कल का दिन चुना, मोदी जी ने अजमेर और सहारनपुर में ये सारा मंदिर अंदर की बात की। और अबे भाई, अगर आप उसको
उनके उसको वक्तव्य को देखिए, मतलब कभी कभी मुझे होता है क्या हो गया है इस देश के प्रधानमंत्री को। वो केवल एक बात करते रहे कि कांग्रेस का कोई आदमी रामलला के दर्शन के लिए नहीं आया, कांग्रेस ने शक्ति के विरुद्ध वक्तव्य दिया, कांग्रेस ने जो रामलला का दर्शन करने उस दिन आया तो उसको 6 साल के लिए निकाल दिया, अब रामनवमी आ रही है तो राम जी बताएंगे। और यहीं पे नहीं, वो अपने को कलिक अवतार मानते मानते उन्होंने पुष्कर में जब वो पहुंचे तो पुष्कर में उन्होंने कहा कि मैं वहां आया हूं, 6 अप्रैल को बीजेपी फॉर्म हुई थी, ब्रह्मा जी ने जहां से नियंता, उन्होंने वर्ड यूज किया, नियंता और निर्माता थे इस सृष्टि के और उसके, तो बीजेपी भी अब नियंता और निर्माता है नए भारत की। मतलब वो अपने को कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी के अगल बगल, उनका बस चले तो ब्रह्मा जी को ढकेल के उसी पे बैठ जाए, लेकिन वो उसके अगल बगल अपनी कुर्सी ठीक कर रहे हैं। मतलब वो नियंता और निर्माता भारत के हो रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से एक और पहल हुई है अभय जी, जिसको मैंने देखा, वो बहुत सटल हुई है। मैं संजय सिंह जी की बात पे एक और अपने अपने हिसाब से कह लूं, कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को शायद बहुत सीरियसली लिया है। और मैं 2004 में सोनिया गांधी ने उस शाइनिंग इंडिया के जो शाइन था उसको तो हटा के कांग्रेस की सरकार लाने में उनके नेतृत्व में आई थी। वो बात उनसे कोई और ले नहीं सकता है। अगर उस समय कांग्रेस 145 सीट लाई थी तो उसमें केवल और केवल सोनिया गांधी का हाथ था। लेकिन सोनिया गांधी ने पिछले 20-22 साल में, मेरी समझ में, उन्होंने इस भारतीय राजनीति में अपने को स्टैब्लिश किया है। उनको एक धैर्यवान, एक सूझबूझ वाली महिला के रूप में उनका हर व्यक्ति से, ऑपोजिशन के हर व्यक्ति से उनका व्यक्तिगत संपर्क है, फोन पे उठा के बात कर सकती हैं। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, मुझे व्यक्तिगत तो नहीं मालूम, कि जो देश के सबसे मुश्किल विपक्षी नेता हैं, वो जिसमें मायावती जी भी आती हैं, कि उनसे भी वो फोन पे बात कर लें तो उनकी बात टालेंगे नहीं, इस तरह से लोग कहते हैं। वो भी मैदान में उतर गई, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन वो पहुंची जयपुर, और जयपुर में सोनिया गांधी की प्रेजेंस होने से ही बहुत कुछ चीजें अपने आप कही जाती हैं। इस मैनिफेस्टो को वो आखिरी लोगों तक पहुंचाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी तेलंगाना में शाम को कर रहे थे। अब मैं आ जाऊं कमल जी आपकी संजय सिंह जी की बात पे। संजय सिंह जी एक, आजकल आपने देखा, इस समय बूस्टर डोज की तरह आए हैं ऑपोजिट। आम आदमी पार्टी का तो जो होगा होगा, वो तो बीमारी, जैसे कभी कभी स्टेरॉइड लगता है, मान ली कोई पुरानी बीमारी हो जाए, फोड़ा हो जाए, उस फोड़े के साथ साथ स्टेरॉइड जो पूरे शरीर की बाकी व्याधियों को भी ठीक कर देता है। तो संजय सिंह तो इस समय वो दवा बन के आए हुए हैं कि वो आम आदमी पार्टी का, देखिए एक चीज समझिए, आम आदमी पार्टी 20 सीट पे लड़ रही है, 4 दिल्ली, 13 पंजाब, 2 गुजरात, 1 हरियाणा, तो उसकी मारक क्षमता 20 से ज्यादा है। और आज उनका स्टेटमेंट भी आ गया है कि अब मैं उत्तर प्रदेश का भी दौरा करूंगा। संजय सिंह जिस जगह से आते हैं उसके 4-5-6 अगल बगल के जो जिले हैं, उस पे बिना जेल गए भी उनका एक अपना वो था, उन्होंने वहां बहुत काम किया है। इन लोग बहुत सालों से काम कर रहे थे, आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 30-35 साल से। उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। ये थे इनके एक सहयोगी पुराने हुआ करते थे, अनिल सांडा जी थे, ये सब लोग बहुत दिनों तक वहां काम करते रहे। तो वहां पे अगर ये बिना इस जेल यात्रा के भी अगर जाते तो कुछ ना कुछ फर्क डाल देते। लेकिन जेल यात्रा के बाद इसका जो टोटल पुण्य है, टोटल, वो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा, वो केवल इंडिया और इंडिया गठबंधन को मिलेगा। तो अब ये तो इंडिया गठबंधन के ऊपर अखिलेश यादव जी और कांग्रेस का जो वहां का नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का, ये उसके ऊपर है कि संजय सिंह जी को सिक्का वो कितना इस्तेमाल करके बीजेपी की उस डूबती नैया में और कितने छेद करवा सकते हैं। क्योंकि वो जब आ रहे हैं तो वो बुरी तरह से बोल रहे हैं। अयोध्या में जो बेनकाब किया था उन्होंने, जब ये जो बंसल जी जो थे, जो जमीन की हेरा फेरी कर रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, तो एक तो संजय सिंह जिनकी बात सबसे ज्यादा सुनी गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि संजय सिंह का आना कम से कम इंडिया गठबंधन के लिए एक शुभ संकेत है। तो दिल्ली के बारे में अक्सर ये कहा जाता है आमतौर पर कि कम से कम 10-12 सालों का तो पैटर्न यही है कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतती है। और अभय जी, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा, और लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की ही तूती बोलती है। इन चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कुछ ऐसा प्रस्तुत करने में सफल हो पा रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के इस वर्चस्व को चुनौती मिले, या जो कुछ भी फायदा होगा विधानसभा चुनाव में होगा? देखिए, एक जमाना था जब दिल्ली में शीला दीक्षित चुनाव जीतती थी और केंद्र में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती थी। दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में चुनाव जीता जाता था और केंद्र में
सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चुनाव जीता जाता था। तो दिल्ली की जनता एक ही वक्त में एक ही पार्टी को लोकसभा विधानसभा दोनों जगह वोट देती थी। ये भी एक तथ्य है। ये आम आदमी पार्टी के उभार के बाद में जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सिलसिलेवार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त करना शुरू किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका राष्ट्रीय राजनीति में कोई दावेदारी को वोटरों ने गंभीरता से नहीं लिया। वोटरों को हमेशा लगा कि भाई ये तो अगर इनको हम वोट दे भी देंगे, इनके 2-3-4 सांसद हम जिता भी देंगे, तो फिर ये क्या केंद्र में सरकार तो बनाएंगे नहीं। यहां तक कि ये केंद्र में ऐसी गठजोड़ सरकार भी नहीं बनाने की स्थिति में है, क्योंकि विपक्ष की एकता का इंडेक्स 0 था। 2014 में भी कुछ नहीं था। 2014 में तो कुछ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि कांग्रेस इनकम्बेंट पार्टी थी, यानी कांग्रेस सत्ता में थी और एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही थी। और 2019 में भी विपक्षी एकता कुछ थी नहीं, उसका कोई नक्शा वोटरों को दिखाई नहीं पड़ रहा था। इस बार है, और इस बार इंडिया गठबंधन दिल्ली के अंदर काफी जितना हो सकता है उतनी ताकत से मौजूद है। भाई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की 2 प्रमुख पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। दोनों ने आपस में गठजोड़ कर लिया है, 4 और 3 सीटें आपस में बांट ली हैं। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां से संकेत मिलना शुरू हो गए हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया है उनकी चुनावी मुहिम शुरू होने से पहले ही भरभरा के बैठने जा रही है। कम से कम रामवीर सिंह विधूड़ी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें सही राम पहलवान ने उनका बिल्कुल जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका धुआं हटा कर रखा है। इसी तरह महाबल मिश्रा वाली के निर्वाचन क्षेत्र में भी यही स्थिति है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि काफी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठजोड़ है दिल्ली में सशक्त चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देगा, और इस गठजोड़ के कारण ही भाजपा का माथा ठनका था। 7 में से 6 टिकट बदले हैं भाजपा ने। सारे हिंदुस्तान में टिकट बदलने के मामले में दिल्ली का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। 7 में से 6 टिकट बदलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि भाजपा समझ रही थी कि अगर उसने टिकट नहीं बदले तो एक तो ये गठजोड़ होगा हमारे मुकाबले, और दूसरे हमारे नाकारा सांसदों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी होगी। इसलिए उसने बेदर्दी के साथ टिकट बदल दिए। अब वैसे टिकट बदलने में होता यह है कि बहुत सारा भितरघात भी होता है सब जगहों पर। अगर कोई नेता, बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं इस बात का कि उनका टिकट बदला गया, और वो सारी समस्याएं भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो स्थानीय संगठन है दिल्ली में, वो गुजरात की तरह या उत्तर प्रदेश की तरह मजबूत नहीं है, या मध्य प्रदेश की तरह मजबूत नहीं है। भाजपा में भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के जमाने का इतिहास जरूर पुराना है, लेकिन उनका संगठन और उनका जनाधार पुराना पड़ चुका है। भाजपा का आला कमान उसका नवीकरण नहीं कर पाया है। उसके जनाधार पर आज भी जो पुराने किस्म के जो शरणार्थी पंजाबी तत्व हैं वो उसके जनाधार के ऊपर हावी हैं। दिल्ली के पुराने रहने वाले लोग हावी हैं। दिल्ली में जो नई जनता आई है, जो कि बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो दिल्ली की जो जनसंख्या मूलक विन्यास है दिल्ली की जो डेमोग्राफी है उसको पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है, और भारतीय जनता पार्टी उसको संबोधित कर पाने में संगठन के स्तर पर विफल रही है। इसी का खामियाजा उसे विधानसभा में उठाना पड़ता है, और इस बार इसी का खामियाजा उसने नगर महापालिका के चुनाव में भी उठाया। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है ये। 2019 के आंकड़े कहते हैं कि भाजपा फिर से यहाँ सारी 7 सीटें जीत जाएगी, लेकिन हर चुनाव अलग होता है। 2019 में परिस्थितियां ये नहीं थी जो आज है। आनंद जी, मैं आपसे उत्तर प्रदेश की राजनीति, खासतौर पे विपक्ष की स्थिति के बारे में एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। नैरेटिव तो या मीडिया के द्वारा जो तस्वीर बनाई जा रही है ऐसा है कि समाजवादी पार्टी काफी कंफ्यूज है, वो हर जगह अपने उम्मीदवारों को बदल रहे हैं। कांग्रेस में जो प्रमुख नेता हैं और उनके जो 2 प्रमुख क्षेत्र हैं अमेठी रायबरेली, वहां से उम्मीदवार नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और विपक्ष की राजनीति में जो बहुजन समाज पार्टी थी, ऐसा लगता है कि उसका एकमात्र उद्देश्य रह गया कि नगीना सीट पर वो हार जाए जो आजाद हैं। तो कुल मिलाकर क्या विपक्ष की राजनीति काफी बिखरी हुई उत्तर प्रदेश में? मैं उसके पहले एक चीज और ऐड कर दूं। जब अभय जी ने कहा तो मैं देखने लगा कि मनोज तिवारी जी को, मैं ये सोच रहा था कि अब मनोज तिवारी जी को जो टिकट मिला है, मेरी उसमें अलग राय है, उनको क्यों टिकट मिला है। उनको एक हफ्ता पहले मैं उसको कई बार कहा हूं, फिर बात लोगों को लगता है हल्की बात है। जिस तरह से वो दौड़ दौड़ के खाना आना खिला रहे थे, मुझे लगता है उसका इनाम उनको दिया गया है। ये वीडियो सबने देखा था, वो हाथ बांध के खड़े थे, मोदी जी अपना कुछ खाना नहीं, वो नाश्ता कर रहे थे।
मैं एक चीज अभय जी और देख रहा था, मनोज तिवारी से ज्यादा वोटों से, सबसे ज्यादा वोट से, वोट मार्जिन परवेश वर्मा जीते थे 5,78,000 वोट से, हंसराज जीते थे 5,53,000 वोट से, रमेश बुधरी जीते थे 367 से, और मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ मीनाक्षी, ये सारे लोग उनसे ज्यादा वोट से, गौतम गंभीर जीते थे, ये 5वें नंबर पे थे। तो कोई ये भी नहीं कि इन्होंने सबसे ज्यादा लंबी मार्जिन से जीते हो या वो हो। तो ये बिल्कुल दिखा रहा है कि दिल्ली में कुछ हो रहा है। दिल्ली की बात को एक और चीज में एक्सटेंड कर दूं, जो मुझे ठीक लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने पंजाब में लड़ रही है, लेकिन आपने एक वक्तव्य भी देखा जिसमें आपको लगे कि ये एक दूसरे के, मुझे ऐसा लगता है कि केवल मतभेद दूर नहीं हुआ है, मनभेद भी दूर हो गया है, जिसमें एक बहुत बड़ा काम केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है। वहां से मुझे लगता है वो ट्रिगर हुआ है कि जहां से कांग्रेस को के दिल्ली के नेताओं को भी ये लगा कि इस समय सारे मन की बातें, अगर मन साफ से नहीं लड़ोगे तो ना तुम जीतोगे ना आम आदमी पार्टी जीतेगा, तो शायद वो मनभेद भी खत्म हो गया। हैविंग सेड दैट, अब मैं उत्तर प्रदेश में आ जाऊं। उत्तर प्रदेश में मैं अभी भी मान रहा हूं कि अमेठी और रायबरेली स्ट्रेटेजिकली, जो मेरा अपना अंदाज है उसके हिसाब से, वायनाड में 26 अप्रैल को जब चुनाव वोट पड़ जाएगा, अमेठी में 3 मई तक नॉमिनेशन होना है, उसके बाद ही राहुल गांधी का अनाउंसमेंट होगा। ये मेरा गेस नहीं कहूंगा, मेरी एनालिसिस है। उससे पहले उसके बहुत से कारण है कि वो क्यों नहीं उनको पहले अनाउंस करना चाहिए। हम और अभय जी इस पे बात भी कर चुके हैं, और वो भाई इट इज राहुल गांधी कॉल। उसमें बीच में नुकसान जरूर हो रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा जी एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह उनको ऑपोजिशन के जितने चैनल हैं सब लोक लिए हैं, और हर जगह वो जा जाके अब इंटरव्यू देने के लिए तत्पर है। दूसरा, एक जैसे ऐसा नहीं है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, जैसे प्रयागराज में रेवती रमन सिंह जी के लड़के उज्ज्वल विक्रम जा रहे हैं, जो पहले दिन से यह है कि वो भारी कैंडिडेट रहेंगे। वो ऐसा नहीं हुआ कि ऑल्सो रैन। आज की तारीख में चूंकि कांग्रेस की तरफ से अभी अनाउंस नहीं हुआ, हमारे बीजेपी की तरफ से अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छी फाइट में रहेंगे और जीतने की स्थिति में। उज्ज्वल रमन सिंह उनके लड़के जो पुराने नाम है, कोई ऐसा भी नहीं है कि नए मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं अब मायावती जी का मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा। आकाश आनंद जी को मैं सोच रहा था कि शायद उनके भतीजे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एक बड़ी सियासत मिली है। जैसे तेजस्वी को जब ये सियासत मिली थी तो तेजस्वी का हाजमा नहीं खराब हुआ है आज तक। तेजस्वी जी को ये सियासत मिली तो तेजस्वी जी ने उसको पचा लिया, और उसको, ये आकाश आनंद का तो अपच हो गई। ये पहली मीटिंग जाके नगीना दौड़े दौड़े कर रहे हैं। इनको सबसे ज्यादा दिक्कत चंद्रशेखर से है। मतलब इनका सारा जोर, सारा ताकत, सारी वो लगी रहेगी कि चंद्रशेखर आजाद हार जाए। आप आकाश आनंद जी आप कुछ कर लीजिए, चंद्रशेखर आजाद से के बहुत सी पॉलिटिक्स के हम लोग उसको नहीं मानते हैं, ठीक है, जिस ढंग की पॉलिटिक्स, लेकिन आप में और चंद्रशेखर आजाद में कोई, रावण में कोई कंपैरिजन नहीं है। आप केवल, आपके पास अगर मायावती जी का वो हटा दिया जाए तो आप प्रधानी का इलेक्शन, आप पहले कोई इलेक्शन तो जीत के दिखाइए। तो ये केवल अपनी बुआ के दम पे आके यहाँ बड़ी बड़ी डींगे मारने का कोई मतलब नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने, मैं उनसे उनके उनके मत से एक मत न होते हुए भी वो ग्राउंड पे काम करते हैं। उस आवाज के लिए सब जगह जाके खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। और मैं ईस्टर्न यूपी के कम से कम 10 जिलों में बता सकता हूं जहां पे उनकी भीम आर्मी के वर्कर्स हैं, एक्टिव हैं। वो अब संख्या कम हो सकती है, कितने वोट दिलाएंगे इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने ग्रास रूट पे अपने को कुछ कहीं तैयारी कर रखी है। मायावती जी के आकाश आनंद को अगर सबसे ज्यादा वो खटक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में अगर आप इतनी पेटी पॉलिटिक्स व्यक्तिगत स्तर पे करने लगेंगे तो मुझे कोई उनका भविष्य तो नहीं दिखाई दे रहा है आकाश आनंद जी का। कमल, एक सवाल अभी जी मैं आपसे करूंगा प्रधानमंत्री जी के आज के बयान के बारे में, जो उन्होंने ये कहा कि बिहार में भाजपा की लहर चल रही है। पहले के बिहार में भाजपा की पहले की तरह ही लहर चल रही है, तो क्या ये कुछ ऐसी चीज है जिसे बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं? सचमुच कुछ लहर है? आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, इस वक्त देश में किसी पार्टी की कहीं कोई लहर नहीं चल रही है। ये इस प्रकार की बातें चुनाव प्रचार में कहीं आती हैं। कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटक में भी तो लहर चला रहे थे नरेंद्र मोदी।
इस वक्त चुनाव में अगर मोटे तौर पे कहें तो भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मुहिम है वो विपक्ष की चुनावी मुहिम के मुकाबले अधिक व्यवस्थित दिखती है। पहली बात, उसके पास ज्यादा संसाधन है, उसके पास एक अपनी एक 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 उस रणनीतिक दृष्टि है जिसको वो लगातार वो लागू कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के हाथ से पहलकदमी छीन कर अपना एजेंडा सेट करें, विपक्ष को उनके एजेंडे का पालन करना पड़े, इस प्रकार की उनकी कोशिशें हैं। अभी उन्होंने भ्रष्टाचार के एजेंडे को केंद्रस्थ किया है नरेंद्र मोदी ने कि वो विपक्ष भ्रष्ट है और वो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ये चुनाव उसी के ऊपर होगा। लेकिन जैसे जैसे अभी 19 तारीख को पहला वोट पड़ेगा, 19 तारीख में अभी काफी दिन है, अगर बीच में नरेंद्र मोदी को लगा कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा दुधारी तलवार साबित हो रहा है, वो विपक्ष को भी चोट पहुंचा सकता है और उनको भी चोट पहुंचा सकता है, तो वो इसको बदल भी सकते हैं। इस मुद्दे को, लंबा चुनाव है, वो किसी और मुद्दे पे उछल के जा सकते हैं। तो अभी पूरी तरीके से भाजपा व्यवस्थित होते हुए भी चुनावी मुहिम, भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि वो जो चाहती है वो उसको हासिल होगा या नहीं होगा। एक आखिरी सवाल आनंद जी आपसे, गुजरात में कुछ बयान भारतीय जनता पार्टी एक नेता ने दिया, कहा जा रहा है कि उससे वहां के राजपूत मतदाता खासे नाराज हैं, उसका असर राजस्थान तक जा सकता है। तो क्या इस तरह की घटनाओं का, जो कि एकदम चुनाव के वक्त होते हैं कुछ समय पहले, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है या ये फिर आने जाने वाली घटनाओं के रूप में इन्हें देखा जाना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि नहीं, बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ता है। एक बयान से मुझे ठीक से याद है, 91 का चुनाव था, काशीराम जी ने आजमगढ़ में एक बयान दे दिया था और उससे नुकसान हुआ था उनको ठीक से। मैं नहीं, 91 का नहीं था, सॉरी, 91 के बाद वाला चुनाव, 96 का चुनाव था। काशीराम जी का एक गलत बयान आ गया था आजमगढ़ से, वो हिंदू मुस्लिम हो गया था, जो बीजेपी चाहती थी वो हो गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि गुजरात के उस बयान से और वो उसका असर कहीं राजपूत का और किसी भी वोट पे ऐसा पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा, एक तो राजपूत और ब्राह्मण की एक चीज समझ लिए कमल जी, ये दो ऐसे अपर कास्ट हैं जो अपना एक नेता नहीं मानते। कौन कौन राजपूत दूसरे राजपूत को अपने से वो मानेगा? कौन ब्राह्मण कहेगा कि ये ब्राह्मण जी मेरे नेता हैं? वो एक जिले में भी आपको, आप इन दो कास्ट को देख लीजिए, इन दो कास्ट में आपको एक नेता नहीं दिखेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नहीं, और इसका कारण जो मुझे लगता है अभय जी बेहतर समझा सकेंगे कि सामाजिक रूप से ये लोग थोड़े समाज के बड़े वर्ग में रहे हैं, ये तो इनको इसकी बहुत परवाह नहीं होती। लेकिन जो जो दलित है उसमें एक वॉइस है, उसकी आवाज पे पूरा दलित इकट्ठा हो जाएगा। ये अपना कभी महाराणा प्रताप करते रहेंगे क्या? मैं महाराणा प्रताप टाइप की कुछ एजेंसी में आज तक नहीं गया हूं। मैंने कहा ये कौन सा काम है भाई? तो ये कोई कोई अपना लोग हैं, कहीं किसी का पैसा आ जाता है, बंबई में जाके पैसा वो कर लेते हैं, तो यहाँ आके कभी महाराणा प्रताप जयंती, कभी राणा प्रताप जयंती, यही सब करने लगते हैं। मैं बिहार पे एक दो चीजें ऐड कर दूं। बिहार में जो मुझे लग रहा है कि एक फैक्ट था कि बिहार के एवरेज जो मेरे दोस्त मित्र थे, उनको नीतीश कुमार जी के बनने से थोड़ा प्राइड लगता था। उनको लगता था एक पढ़ा लिखा आदमी है जो मेरा नेतृत्व कर रहा है। तो मैं बिहार में लालू जी को वो थोड़ा जोकर वाला एक वो था। मैं पॉलिटिकल उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल उनकी। तेजस्वी ने आके उस प्राइड को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचा है। अब लोगों को लगता है कि नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसके पास एक दृष्टि है और उसकी सुनी जाती है। मुकेश साहनी का एनडीए गठबंधन छोड़ के इंडिया में आना एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, क्योंकि झंझारपुर जहां से वो खुद लड़ेंगे, गोपालगंज का जो इलाका है, जो गोरखपुर देवरिया से लगता हुआ ये सब इलाका है, वहां पे जो जिस जात से वो आते हैं उनकी एक बड़ी तादाद है, मतलब निषाद और मल्लाह की एक बड़ी तादाद है। तो वो कहीं ना कहीं होगा। और एक अंतिम बात कह के खत्म करूंगा, सुशील मोदी जी का एन चुनाव से पहले ये कह दें, मतलब उनकी तबियत खराब है, ईश्वर करे भाई उनकी तबियत ठीक हो, लेकिन इस पूरे उसमें बिहार में बीजेपी का जो सबसे पुराना आदमी वो सुशील मोदी थे। और अगर सुशील मोदी अपने को इलेक्शन से अलग कर रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। कमेंट थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद आवाज में दिक्कत है, पर आज की बातचीत को एक छोटी सी बात मैं बीच में और कहना चाहूंगा। देखिए, इस चुनाव में एक और बात निकल कर सामने आ रही है, पिछले चुनाव में भी थी। जब मोदी जी ने अपना लोकसभा का कैरियर शुरू किया, यानी 2014 का चुनाव लड़ना शुरू किया, तो उस वक्त वो एक डायलॉग बोलते थे मंच से
कि आप कमल पर निशान, कमल पर बटन दबाइए, आपका वोट सीधे मुझे मिलेगा। अच्छा, ये प्रवृत्ति इस चुनाव तक आते आते अपने सारे अतिरेकों को पार कर गई है। अब सब कुछ मोदी है। और उस वक्त तो एक नई बात थी कि एक व्यक्ति ये कह रहा है, इंदिरा गांधी की याद आती थी। इंदिरा गांधी कहती थी कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी इंदिरा के हाथ पर, और लोग, विपक्ष कहता है इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, वगैरह वगैरह। इंदिरा गांधी अपने आप को फोकस में रखती थी। तो हमारे कुछ मित्रों का ये कहना सही है कि जनता को सुविधा होती है व्यक्ति के साथ में अपना तादाद स्थापित करने में। मुद्दा और घोषणा पत्र वगैरह, इन चीजों की समझ जो है बनाने में देर लगती है, और इतनी फुर्सत भी लोगों को नहीं होती है। लेकिन मोदी जी ने इस प्रक्रिया को एक बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। उसकी सारी हदें उन्होंने तोड़ दी है। हमें यह भी देखना चाहिए कि व्यक्ति केंद्रित चुनाव लड़ने से भी भारतीय जनता पार्टी को पहले चुनाव में 31% वोट मिले थे। 2019 में और भी ज्यादा व्यक्ति केंद्रित चुनाव लड़ा गया तो उसमें उनके वोट 37.8% हुए। अब वो 2024 में व्यक्ति केंद्रीयता की सारी हदों को उन्होंने तोड़ दिया है। लेकिन ये शायद उन्हें इसलिए भी करना पड़ रहा है कि इस बार उन्हें लग रहा है कि विपक्ष किसी न किसी हद तक, छोटी हद तक ही सही, उनके खिलाफ एकताबद्ध है। ये एक बिल्कुल नई परिस्थिति है। मैं बार बार इसको रेखांकित करता हूं। देखिए, पिछले 2 चुनावों में ये नहीं थी परिस्थिति, और जब भी भाजपा और मोदी के खिलाफ कुछ ना कुछ विपक्षी एकता हुई है, उनको नुकसान हुआ है। इसका उदाहरण मैं बार बार देता हूं उत्तर प्रदेश का। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठजोड़ हुआ था, जो गठजोड़ चुनावी दृष्टि से फ्लॉप कहा जाता है, और सही कहा जाता है, क्योंकि उस गठजोड़ की जो संभावनाएं थी वो धरती पर नहीं उतरी। इसके बावजूद भी भाजपा ने अपना मेहनत करके, कोशिश करके, संगठन के दम पर, संसाधनों के दम पर अपना वोट प्रतिशत बढ़ा लिया। लेकिन उनकी 1, 2 नहीं, 10 सीटें कम हो गई भाजपा की। यानी एक फ्लॉप गठजोड़ ने अपने संख्यात्मक योगफल के कारण भाजपा की वोट बढ़ गए, लेकिन उनकी सीटों की संख्या कम हो गई। देखिए, ये एक ऐसा उदाहरण है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ा देता है कि अगर विपक्ष ने कहीं भी प्रभावी एकता कर ली तो उनका भविष्य, उनका चुनावी भविष्य, उनकी सरकार का भविष्य खतरे में है। मैं इसी जगह चाहता हूं कि अगर आनंद जी इस पर कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। जी नहीं, मैं सिर्फ एक टिप्पणी कर दूं। ये एक नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं अभय भाई, आप सारा पुराना उठा के देख लीजिए। 2004 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत और 2009 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत, गिरावट आई, सीटें बढ़ गई थी। लेकिन, और ये मैं सारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितना डिवाइडेड हो रहेगा, जो भी रूलिंग पार्टी रहती है उसका हरदम फायदा रहेगा, और वो सब पे लागू होता है। तो इसीलिए आज ममता बनर्जी जी भी वेस्ट बंगाल में इस एक्सपेरिमेंट को कर रही हैं। वो चाहती हैं कि मेरे सामने एक विभाजित विपक्ष आए, और उस विभाजित विपक्ष में कांग्रेस भी हो, सब कम्युनिस्ट भी हो, भाजपा भी है। और वो जो गैम्बल कर रही है, मैं कह रहा हूं जुआ खेल रही हैं, वो उस जुए को इसलिए खेल रहे हैं कि उनको ये लगता है कि उनकी गणित के हिसाब से उनको सीटों का फायदा होगा। और मैं सिर्फ इंडिया गठबंधन की दृष्टि से, अगर ममता बनर्जी जी बार वहां पे 24 सीटें इंडिया गठबंधन की थी, 22 ममता जी की और 2 कांग्रेस की, अगर वो 24 का 25 कर लेती हैं तो उनका गणित ठीक है। अगर वो 24 का 23 होता है तो उनके गणित को, उनको फिर से अपने गणित को रीवर्क करना पड़ेगा। अभय, आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम अगले हफ्ते मिलेंगे और देश की राजनीति में हो रहे उथल पुथल, हो रही घटनाओं की एक समझ बनाने के लिए आनंद जी और अभय जी से बातचीत करेंगे। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।